अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हिस्टोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सेल्स जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है, यानी कि सीरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, उनकी क्या इम्पॉर्टेंस है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने सेक्शनल व्यू देखा। इस सेक्शनल व्यू में हमें ये समझ में आ रहा है कि 4 अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए हैं, यानी कि 4 अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के शो किए गए हैं। इन 4 अलग अलग पार्ट्स में कौन कौन सी लेयर किस पर्टिकुलर टिश्यू से बनी है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके नीट में जो लेयर्स हैं उनमें जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है, वहाँ पे जो सेल्स हैं उनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है और वो सेल्स की लोकेशन क्या है, मेनली इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम बात करते हैं, सेक्शन में हमने 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं, ईसोफेगस, स्टमक, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम, यानी कि हमने ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड कर दिया है। अब इससे पहले वाली स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 4 अलग अलग लेयर हैं, सीरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो यहाँ पे भी हम उन्हीं लेयर्स को दोबारा एक बार पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरोसा की, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर। तो जो सीरोसा है ये सबसे बाहर प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को हम बोल रहे हैं सीरोसा। दिस पर्टिकुलर लेयर इज सीरोसा, इस पर्टिकुलर लेयर को हम बोलते हैं सीरोसा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर। अब ये जो सीरोसा है ये किससे बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सीरोसा है वो बनी है स्क्वैमस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। सो दिस सीरोसा इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। अब ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है क्या केवल यही है, या इसके साथ साथ और एडिशनल टिश्यूज भी यहाँ पे मौजूद है? सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं सीरोसा की, तो जो सीरोसा है वो ईसोफेगस में एक अलग नाम से जानी जाती है, यानी कि ईसोफेगस में इसका एक अलग नाम है। और वो अलग नाम क्यों है? क्योंकि ईसोफेगस में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ 2 और टिश्यू भी आ जाते हैं, जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक तो आ गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एक आ गया वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये सारे टिश्यूज आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, इनको आप आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से किस किस टिश्यू का इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्लस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ईसोफेगस की सीरोसा बनी है। तो इस सीरोसा का यहाँ नाम बदल जाता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ईसोफेगस की सीरोसा को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। What is the name of the सीरोसा in the esophagus? ट्यूनिका एडवेंशिया। उसी तरीके से जब हम स्टमक में बात करते हैं, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं स्टमक को जब हमने पढ़ा था कि स्टमक में जो लेयर्स होती हैं उन पे डिपॉजिशन होते हैं, यानी कि स्टमक में हमें डिपॉजिशन मिलता है, फैट टिश्यू का डिपॉजिशन मिलता है, लिम्फ टिश्यू का डिपॉजिशन मिलता है, और उस डिपॉजिशन की वजह से स्टमक मोटा हो जाता है, यानी कि उसकी चमड़ी मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम स्टमक की बात करते हैं, यानी कि सीरोसा को स्टमक में क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे जब स्टमक की बात की जा रही है तो यहाँ पे फिर से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आ गई, इसके साथ साथ लिम्फ टिश्यू आ गया, इसके साथ साथ फैट टिश्यू आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स आ गई।
तो स्टमक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, यानी कि स्टमक में सिरोसा को बोला जाता है ओमेंटम। व्हाट इज द नेम गिवन टू द सिरोसा इन द स्टमक? ओमेंटम। कीप इट इन माइंड, क्योंकि एक्सेप्शन जहां पे है क्वेश्चन वहां पे आता है। डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम, इन तीनों हिस्से में ऐसा हमें कोई बहुत एडिशनल लेयर, एडिशनल टिश्यू की प्रेजेंस नहीं मिलती है, तो यहाँ पे सिरोसा को सिरोसा नाम से ही जाना जाता है। अब सिरोसा के बाद की जो लेयर आती है वो आती है मस्कुलरिस। तो यहाँ पे जो मस्कुलरिस लेयर है, तो मस्कुलरिस में अभी हमने एक स्लाइड पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि बाहर से अंदर आ रहे हैं। बाहर की जो मसल्स हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल हैं और सर्कुलर इनर हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सभी में क्या प्रेजेंट हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। यहाँ पे ये प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बाद आती हैं सर्कुलर मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल के मसल्स के बाद आएंगी सर्कुलर मसल्स, और दोनों को मिला के बोला जाता है मस्कुलरिस। ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली स्लाइड में। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो सेक्शन में गोल दिखती हैं, और जो सर्कुलर मसल्स हैं वो लंबी एक ही सिंगल स्ट्रिंग में हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे मसल्स से काम कराने के लिए, यानी कि मसल्स जो हैं वो काम करेंगी, तो जब मसल से काम कराना होगा तो बीच बीच में नर्व फाइबर्स ज़रूर आएंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ज़रूर होगा। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि भाई हमारी मसल्स जो हैं वो बिना कोऑर्डिनेशन के, यानी कि बिना नर्वस कोऑर्डिनेशन के काम करेंगी ही नहीं, उनको नर्वस कंट्रोल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच बीच में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं, इन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को हम यहाँ बोलेंगे एल्वेच प्लेक्सेस। सो हियर बिटवीन द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एल्वेच प्लेक्सेस आर प्रेजेंट। क्वेश्चन अपने आप में कि सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में जो नर्व फाइबर्स लोकेटेड हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है एल्वेच प्लेक्सेस। अब यहाँ पे जो मसल्स है वो हमारी ख़त्म हो जाती है, बट जो स्टमक है वहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आ जाता है, यानी कि स्टमक में एक एडिशनल लेयर फिर से आ गई, और इस एडिशनल लेयर को हम बोलेंगे ऑब्लिक मसल। तो यहाँ पे स्टमक में, ये स्टमक का हिस्सा पढ़ रहे हैं पूरा, ये इसोफेगस का हिस्सा पढ़ रहे हैं, ये डियोडिनम का पढ़ रहे हैं, और ये जेजुनम और इलियम का पढ़ रहे हैं। 4 हिस्सों में बांटा है हमने इस डायग्राम को। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन हम देख रहे हैं ये स्टमक का है, और यहाँ पे प्रेजेंट है ओब्लिक मसल। लॉन्गिट्यूडनल पहले से ही है, सर्कुलर भी है, और यहाँ पे ओब्लिक भी आ गई। तो यानी कि 3 मसल की प्रेजेंस की वजह से स्टमक की मस्कुलरिस बाकी सबसे ज़्यादा थिक हो जाती है, इसीलिए मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टमक में होता है। ध्यान रखना कि किसके कारण? मस्कुलरिस के कारण मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है? स्टमक रीजन में होता है। और एक बात, जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसको चर्निंग भी बोला गया है, कि जब फूड आ गया तो वो एकदम चर्न होगा, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ। जो भी फूड हमने खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, जो भी हमने इनटेक किया है, वो सभी के सभी गैस्ट्रिक जूस के साथ चर्न हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलरिस जो है वो ऑब्लिक मसल की प्रेजेंस की वजह से और थिक हो गई। अब यहाँ पे एक और विशेष बात, एक और नर्व प्लेक्सेस। तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स के बीच में
स्टमक की, सर्कुलर और ऑब्लिक मसल्स के बीच में स्टमक की एक और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर आ जाता है और इसको हम बोलते हैं मेस्नर्स ये जो मेस्नर्स प्लेक्सस है ये केवल और सर्कुलर मसल्स के बीच में है, बाकी किसी में नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल लेयर है, स्टमक में एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट थी, इसीलिए उस एडिशनल लेयर यानी कि ऑब्लिक मसल और सर्कुलर मसल्स के बीच में मेस्नर्स प्लेक्सस आ गया। बट बाकी सभी में ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी सभी में ऑब्लिक मसल नहीं है। तो क्या स्टार्ट हो जाती है? यहाँ पे सब म्यूकोसा स्टार्ट हो जाती है। बाकी सभी में जो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? सब म्यूकोसा। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसा। अब ये जो सब म्यूकोसा है, इस सब म्यूकोसा में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लड वेसल्स हैं, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की लोकेशन दिखाई जाती है। इसी कारण यहाँ पे अगर ब्लड वेसल्स है तो लिम्फ वेसल्स भी आएंगे। तो यहाँ पे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट हैं और लिम्फ वेसल्स के साथ साथ यहाँ पे नर्व्स भी प्रेजेंट हैं। सब म्यूकोसा तीसरी लेयर, इस तीसरी लेयर में क्या क्या है? ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल्स है, नर्व्स हैं। क्लियर? बनी किससे है? ये बनी है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। सब म्यूकोसा किससे बनी है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात जब भी आएगी तो वहां पे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स की बात अपने आप आ जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जिस पे क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो सब म्यूकोसा है डिओडिनम की, क्योंकि ये हिस्सा डिओडिनम है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये जो हिस्सा है ये है डिओडिनम। इस डिओडिनम की सब म्यूकोसा में, डिओडिनम की सब म्यूकोसा में कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं। इनको हम बोलते हैं ब्रूनर्स gland. What is the name given to these glands? Brunner's gland. अब आपको एक और चीज दिख रही है यहाँ पे कि ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है और ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर ऊपर लेके जा रही हैं ये एक गोले में ओपन हो रहा है। इसको हम डिस्कस करेंगे, ये गोला क्या है। इससे पहले जो हमने क्लासेस ली थी उसमें ये समझा था कि यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन मैंने एक नाम लिया था कि ऐसे स्पेसेस हैं जो विलाई के बेस पे प्रेजेंट हैं। क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन स्पेसेस है, स्लिट्स हैं जो विलाई के बेसिस पे प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं, इनकी जो ये पाइप है ये अपना सिक्रीशन लेके जाते हैं और एक क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन में ओपन कर देते हैं। अपने आप में ये क्वेश्चन, जब ये क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन में ये ओपन करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रूनर ग्लैंड है ये किस प्रकार का सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है तो नेचुरली इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट कर रहे हैं, और जो इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट कर रहे हैं तो उस इंटेस्टिनल जूस में दो प्रकार के सिक्रीशन है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। हल्का सा इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ दे देती हूँ समझाने के लिए कि ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ये नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे। एक होता है एंजाइमेटिक सिक्रीशन जिसमें पाए जाते हैं एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसी के साथ साथ नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन भी मिलता है। उस नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन को सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो कहलाते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। हमने तीसरी लेयर पढ़ ली। हमने तीसरी लेयर यहाँ पे किसकी पढ़ी? हमने तीसरी लेयर पढ़ी है एलिमेंट्री कैनाल की। अब जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज म्यूकोसा। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उस अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसा।
अभी जो म्यूकोसा है ये फिर 3 में डिवाइडेड है, यानी कि इसमें फिर से 3 लेयर्स हैं। अब इनमें जो फिर से 3 लेयर्स हैं, तो ये जो 3 लेयर्स हैं ये कौन कौन सी हैं? पहली लेयर मस्क्युलरिस, द फर्स्ट लेयर इज मस्क्युलरिस। दिस वन इज मस्क्युलरिस। आप इसको म्यूकोसल मस्क्युलरिस भी बोल सकते हैं और मस्क्युलरिस भी बोल सकते हैं। अब ये जो मस्क्युलरिस है ये फिर से 2 प्रकार की हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल एंड द नेक्स्ट वन इज सर्क्यूलर। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्क्यूलर, सेम वही जो मस्क्युलरिस का सीन था वही सेम इसका रहेगा कि बाहर लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर सर्क्युलरिस मसल्स मौजूद हैं। मस्क्युलरिस के बाद की जो लेयर आती है उसको बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। नेक्स्ट लेयर इज लैमिना प्रोप्रिया। इस लैमिना प्रोप्रिया में कुछ सेल्स मौजूद हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं पेनेंट सेल्स। लैमिना प्रोप्रिया में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं एंड दी सेल्स आर नोन एज, यहाँ पे पेयर्स पैचेस भी हैं और पेनेंट सेल भी, 2 चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करें जो लैमिना प्रोप्रिया में प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज पियर्स पैचेस, पियर्स पैचेस, इनको हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। अब जो लास्ट लेयर आती है, यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूकोसा की लास्ट लेयर की, यानी कि म्यूकोसा के जो अंदर ही अंदर है, जो ल्यूमन के साथ एसोसिएटेड है, उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा म्यूकोसल। इस लेयर को हम बोलते हैं, लास्ट वाली को म्यूकोसा म्यूकोसल। अब इस म्यूकोसा म्यूकोसल में हमें मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इन्वेजिनेशंस दिखाई दे रहे हैं, और इन्वेजिनेशन से हमारे दिमाग में केवल एक ही बात आ रही है, विलाई है, पर हर जगह नहीं है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें ईसोफेगस की म्यूकोसा, यानी कि सबसे अंदर ही अंदर वाली लेयर किस प्रकार की है। तो यहाँ पे ईसोफेगस की अंदर ही अंदर वाली जो लेयर है वो मल्टी लेयर्ड है, दिख भी रही है हमें, ये रही, दिस इज मल्टी लेयर्ड, इट इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम। ये मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम से बनी है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइमेटिक सिक्रीशन नहीं होता, तो यहाँ पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट स्विच हम करते हैं स्टमक पे। जो स्टमक की म्यूकोसा म्यूकोसल है वो अंदर ही अंदर इन्वेजिनेट हो रही है, बट यहाँ पे ये बनी किससे है? ये बनी है ग्लैंडुलर एपिथीलियम से। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम है वो कॉल्यूमिनार एपिथीलियम ही है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे भी ग्लैंडुलर वर्ड आ गया, यानी कि ग्लैंडुलर एपिथीलियम वर्ड आ गया, वहाँ पे कॉल्यूमिनार, लंबी लंबी कॉलम जैसी सेल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे किससे बनी है? कॉल्यूमिनार एपिथीलियम से बनी है। अब यहाँ पे जो कॉल्यूमिनार एपिथीलियम से बनती है, तो ये सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम है। किस प्रकार की है? सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम। और ये सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम क्या बनाएगी? स्टमक का, यहाँ पे हम बार बार नाम ले रहे हैं, तो जब स्टमक हम बोल रहे हैं बार बार, तो नेचुरली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएंगी। तो यहाँ पे ये बना रही हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। आई अगेन रिपीट कि जब स्टमक में जो एपिथीलियम है वो इन्वेजिनेट होगी, तो इन्वेजिनेट हो के यहाँ पे क्या बनाएगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे बनेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब यहाँ पे बात होगी स्टमक की। सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम मौजूद है।
फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे डियोडिनम पे, कि डियोडिनम की म्यूकोसा म्यूकोसल यानी कि अंदर ही अंदर वाली लाइनिंग किस प्रकार से मॉडिफिकेशन शो करती है। तो यहाँ पे हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं जिनके एंड ब्लंट हैं। इस तरीके से ब्लंट एंडेड हमें यहाँ पे भी ब्लंट एंडेड मिलती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे भी हमें जो फोल्ड्स हैं थोड़े ब्लंट हैं। अब ब्लंट फोल्ड्स जो हैं किसके हैं, डियोडिनम के ब्लंट फोल्ड्स हैं। तो यहाँ पे नेचुरली इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं। अब बात आती है कि किस प्रकार की एपिथेलियम ये है। तो जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जिक्र आ गया तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, और ग्लैंडुलर के साथ मैंने आपको बताया है अभी अभी कि कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर। तो सिंपल कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम पर किस प्रकार का बॉर्डर आ गया, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, विलाइज। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये विलाइज हैं। तो जहाँ पे विलाई आ जाती है ना बायोलॉजी में, तो वहाँ पे बॉर्डर जो हो जाता है ब्रश बॉर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों केस में यानी कि जेजुनम, इलियम, डियोडिनम, तीनों के केस में जो एपिथेलियम है वो है सिंपल क्यूबॉइडल, simple cuboidal, sorry, not cuboidal here, this is columnar, this is not cuboidal, keep it in mind, this is simple columnar glandular as well as brush border यानी कि यहाँ पे कैसा बॉर्डर है, ब्रश बॉर्डर है। और ब्रश बॉर्डर यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पे विलाई ब्लंट है। दूसरे केस में अगर आप देखें तो जो जेजुनम और इलियम वाला हिस्सा है वहाँ पे पॉइंटेड विलाइज हैं। ऐसे कैसी विलाइज है, पॉइंटेड, हमें दिख भी रहा है शेप, पॉइंटेड विलाइज हैं। अभी जो पॉइंटेड विलाइज हैं ये अलग काम करने के लिए मॉडिफाइड है, और वो अलग काम क्या है कि जब हम बात ही कर रहे हैं जेजुनम और इलियम की, तो यहाँ पे उनका काम है एब्जॉर्प्शन। तो विलाइज का काम है एब्जॉर्प्शन करने का। अब यहाँ पे एक और बात, जो विलाइज हैं उनके निचले हिस्से में यानी कि उनके बेस पे नीचे ही नीचे क्या प्रेजेंट है, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन यानी कि स्पेसेस प्रेजेंट है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो स्पेसेस यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ विलाइज के बेस पे जो स्पेसेस हैं इनको बोल देंगे हम क्रिप्ट्स of Lieberken। These are crypts of Lieberken। अब जो स्पेसेस हैं, ये जो स्पेसेस हैं किस लिए बने कि कोई भी सिक्रीशन आएगा तो ये आसानी से स्पेसेस के थ्रू एंटर कर जाएगा। इसी के साथ साथ इन क्रिप्ट्स के बेसिस पे यानी क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन के बेसिस पे कुछ और सेल्स मौजूद हैं, और उन सेल्स को हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी सिक्रीशन है उसके साथ वो एसोसिएट करेंगी। तो क्रिप्ट्स के बेस पे यानी कि क्रिप्ट्स के नीचे जो सेल मौजूद हैं इन सेल्स को हम बोलेंगे पेनेंथ सेल्स। क्रिप्ट्स के नीचे जो सेल्स होंगी उनको हम बोलेंगे पेनेंथ सेल। तो यहाँ पे ये पूरी हिस्टोलॉजी हमने पढ़ी डिटेल में। एक एक चीज का डिटेल हम फिर से नेक्स्ट पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्रूनर ग्लैंड सिक्रीशन करता है, उसके सिक्रीशन में क्या है, पेयर्स पैचेस क्या हैं, पेनेंट सेल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किस किस तरीके का और मॉडिफिकेशन और उनके फीचर्स और फंक्शंस क्या हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल।